नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर पंकज सिंह, जो बंसल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूरो फिजिशियन हैं। डॉक्टर पंकज सिंह, आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं मिर्गी की बीमारी के बारे में। अगर आपकी भी इससे जुड़ी कोई समस्या है तो हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप सवाल कर सकते हैं और डायरेक्ट बात कर सकते हैं डॉक्टर पंकज से। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पंकज जी का रुख करना चाहूँगा। डॉक्टर पंकज, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि ये मिर्गी आखिर है क्या? सुमित, मिर्गी एक दिमाग की बीमारी है जिसमें जो इससे ग्रसित होता है उसको अचानक बेहोशी और बेहोशी के साथ शरीर की अकड़न, ये ऐसा होता है। और इसके कारण ऐसा ये इसलिए होता है क्योंकि दिमाग में जो सबके दिमाग में एक विद्युत गतिविधि, जिसको हम बोलते हैं कुछ इलेक्ट्रिसिटी, ये चलती रहती है, इसका प्रवाह होता रहता है और ये बड़ा सुनियोजित तरीके से होता है। अब कभी किसी कारणवश अगर इस विद्युत का बहना या विद्युत गतिविधि में अचानक कुछ चेंजेस हो जाते हैं तो इसकी वजह से दौरा आता है या मिर्गी होती है, जिसकी वजह से हम बेहोश होते हैं और शरीर का अकड़ना होता है। डॉक्टर पंकज, बेहोशी के साथ साथ क्या सिर में दर्द होता है, पेन होता है? अच्छा, इस बीमारी में ये भी जानना चाहेंगे आपसे। जी। तो मिर्गी अब ये मिर्गी बहुत अचानक होती है। मिर्गी की वजह से किसी को तुरंत सर में दर्द नहीं होता। मिर्गी जैसे ही किसी को हुई वो सबसे पहले आदमी बेहोश होता है और ये मिर्गी के कारण क्या है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको सर में दर्द होगा या नहीं होगा। कुछ पेशेंट्स होते हैं जैसे दिमाग में ब्लीडिंग होना, तो उसको पहले सर में दर्द होगा, सर में दर्द बढ़ता चला जाएगा और फिर अचानक मिर्गी हो जाएगी। तो जो हम साधारणतया अगर हम सिर्फ मिर्गी के बारे में बात करें, उसके कारणों के बारे में जो हम बाद में बात करने वाले हैं, तो सिर्फ मिर्गी की वजह से आदमी बेहोश होगा, उसका अकड़न होगा और ये अकड़न जो होगा 2-3 मिनट तक चलता रहेगा और उसके बाद उसको होश आने में 10 मिनट से लेके 1 घंटा लगेगा। और इसके बाद भी पेशेंट्स बहुत होते हैं जो कुछ मिनट से लेके या कुछ घंटों तक सरदर्द की कंप्लेन कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल है। ठीक है डॉक्टर पंकज, आपने बताया कि ये होता क्या है, इसके लक्षण भी आपसे जानना चाहेंगे कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ जो लास्ट में बताना रह गया कि मिर्गी और मिर्गी की बीमारी ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर किसी को मिर्गी हुई है तो उसको मिर्गी की बीमारी है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मिर्गी की बीमारी मतलब पेशेंट को बार बार मिर्गी आने की संभावना बढ़ जाना, और मिर्गी आना मतलब ये मिर्गी कई कारण से होती है। तो हो सकता है किसी को ज़िंदगी में एक ही बार मिर्गी आए तो उसको मिर्गी की बीमारी नहीं कहते। हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है, एक बार किसी को मिर्गी आई तो उसको मिर्गी की बीमारी हो गई, इसको लेबल करना गलत रहेगा। मिर्गी के आपने लक्षण पूछा। मिर्गी के लक्षण मैंने आपको बताया कि जो कॉमन लक्षण है, जो सबसे कॉमन किस्म की मिर्गी है, उसमें आदमी को बेहोशी और शरीर का अकड़न होना। इसके अलावा भी कुछ और मिर्गी के प्रकार होते हैं जिसमें ऐसा होता है कि आदमी कुछ देर के लिए भ्रमित हो गया, कंफ्यूज हो गया, या उसने अचानक बात करते करते रुक गया और कंफ्यूज हो गया, वापस विदिन 1 मिनट वो वापस से जवाब देने लग गया। एक और किस्म की होती है मिर्गी जिसके अंदर लक्षण जिसमें ऐसा होगा कि आदमी एक तरफ का शरीर हिल रहा है लेकिन पेशेंट होश में है। दूसरा, पेशेंट को अचानक कन्फ्यूजन हो जाना, वो ऊपर नीचे गलत उटपटांग आवाज़ निकालना या आवाज़ बोलने लग जाना। तो ये सारे अलग अलग किस्म की मिर्गी के लक्षण हैं जिनको हमें पहचानना होता है और इसका इलाज करना होता है। देखो डॉक्टर पंकज, हम देखते हैं कि किसी बीमारी के अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग टाइप की बीमारी होती है, तो क्या मिर्गी के भी कुछ प्रकार होते हैं? जी, तो मिर्गी के प्रकार हम समझें तो हम उसका इलाज भी बेटर कर सकते हैं। मिर्गी के प्रकार में सबसे पहले अगर हम इसको डिवाइड करें तो सिर्फ मिर्गी के हिसाब से करें कि मिर्गी दिख कैसे रही है। तो कुछ मिर्गी के जो कॉमन प्रकार हैं वो है फोकल और जनरलाइज्ड। फोकल मतलब छोटे छोटे मिर्गी होना और जनरलाइज्ड होना मतलब बड़ी मिर्गी होना। तो हम साधारणतया मिर्गी को इस तरीके से डिवाइड करते हैं या बांटते हैं।
फोकल में हम पेशेंट को जैसे सिर्फ चेहरे पे उसके झटके आ रहे हैं, या फिर सिर्फ हाथ में झटके आ रहे हैं, या वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए बातचीत करना उसने बंद कर दिया लेकिन उसको कोई झटके नहीं आ रहे हैं, और अगर झटके आ रहे हैं तो वो होश में हैं, तो ये सारे जो आधी या कुछ सिम्टम्स के साथ होने वाली मिर्गी को हम फोकल एपिलेप्सी कहते हैं। और जो दूसरी है वो जनरलाइज्ड एपिलेप्सी, जिसके अंदर पेशेंट यूजुअली बेहोश हो जाता है, उसको झटके आने लगते हैं। तो इस तरीके से हम फिट्स को या मिर्गी को हम दो अलग अलग तरीक़ों से डिवाइड करते हैं। मिर्गी को ही हम फिट्स बोलते हैं, उसी को तान बोलते हैं कुछ लोग। इसको हमको समझना ज़रूरी है कि ये छोटी मिर्गी है या बड़ी मिर्गी है। छोटी मिर्गी मतलब फोकल और बड़ी मिर्गी मतलब जनरलाइज्ड। ठीक है डॉक्टर पंकज, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रही हैं आगरा से, जिनका नाम है सुनीता। सुनीता जी, आप सवाल कर सकती हैं डॉक्टर से अपना। डॉक्टर सुनीता जी। जी हाँ जी, नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते। हाँ जी, मेरे एक भाई है डॉक्टर साहब, तो उसको बहुत दौड़े आते हैं, मतलब बहुत इलाज करा लिया उसका, फिर भी वो पता नहीं क्यों बार बार पे आ जाते हैं। 3-4 महीने सही रहेगा, फिर आ जाते हैं। जैसे आते हैं वो बेहोश सा हो जाता है, उसके बाद वो मुंह में से झाग भाग के निकलते हैं, फिर उसे जैसे वो 1-2 घंटे बाद उसमें आता है ना, तो वो मतलब कुछ उसे याद नहीं रहता क्या हुआ मेरे साथ। ये तो मतलब एक्चुअली वो बचपन में गिर गया था डॉक्टर साहब जी। हाँ। तो मतलब इसका ट्रीटमेंट जैसे और कहीं बाहर करवाएं, कई साल हो गए, 10-12 साल हो गए। हाँ, तो देखिए, आपके भाई को इनको हेड इंजरी हुई है, उसके बाद हुए हैं। तो हेड इंजरी के बाद सीजर्स होना या फिट्स होना या मिर्गी होना एक काफ़ी कॉमन सिम्टम है। और इसके लिए हमें करना क्या है कि जो भी आपकी दवाइयाँ शुरू हुई हैं हेड इंजरी के बाद, उसको कंटिन्यूसली रेगुलरली लेना है। अगर आप उसको कंटिन्यूसली ले रही हैं तो फिट्स आने की संभावना कम हो जाती है। और फिर भी अगर फिट्स आते हैं तो उसके कुछ कारण ऐसे रहे होंगे, जैसे कि उसकी दवाइयाँ, जो फिट्स की दवाइयाँ हैं, मिर्गी की दवाइयाँ हैं, वो एप्रोप्रिएटली या रेगुलर नहीं चल रही होंगी, या उसकी सही डोज नहीं होगी, सही टाइम नहीं होगा। ये सब कुछ कारण होते हैं। कई बार हमको एक फिट्स की दवाई, एक मिर्गी की दवाई के अलावा हमको कभी कभी 2 या कभी कभी 3, डिपेंडिंग अपॉन उसको दिमाग में इंजरी जो हुई है वो कितनी ख़राब है। छोटी इंजरी होती है तो फिर कम दवाइयों से पेशेंट को मिर्गी के सिम्टम्स को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर हेड इंजरी बड़ी थी तो उसको ज़्यादा समय लग सकता है। तो आपको आपके डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, और आपके वो दवाइयों को एडजस्ट करेंगे, चेंज करेंगे। हो सकता है स्कैन करके देखें कि दिमाग में कोई नई प्रॉब्लम तो नहीं आई है। इस तरीके से वो मिर्गी को हम कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर पंकज, जैसे कि कॉलर सुनीता ने बताया कि हेड इंजरी की वजह से उनके भाई को मिर्गी के दौरे आते हैं। आपसे भी जानना चाहेंगे कि क्या एक्सीडेंट की वजह से या हेड इंजरी की वजह से भी मिर्गी होती है, और अगर ऐसा होता है तो उसका उपाय क्या है? जी, तो मिर्गी के कारण बहुत हैं, उसमें से एक हेड इंजरी है। मिर्गी के जो अगर हम कारण सोचें तो मिर्गी के डिफरेंट कारणों में, अगर हम मिर्गी के कारणों को डिवाइड करें तो एक वो हो सकता है प्राइमरी और एक हो सकता है सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब वो कारण जिसको रोका नहीं जा सकता था, तो वो ज़्यादातर जैसे कोई आनुवांशिक बीमारी है जो हमारे जैसे हमारे फादर में भी थी, हमारे ग्रैंडफादर में भी थी, वहाँ से वो एपिलेप्सी या मिर्गी की बीमारी चली आ रही है। और कुछ दूसरी कारण जैसे सेकेंडरी, जिनको हम सेकेंडरी कहते हैं, जिसमें ऐसा होता है कि आपको कोई कारण की वजह से हुई। तो हेड इंजरी एक कारण है जिससे दिमाग में परमानेंट कुछ डैमेज हुआ है, और वो जो इलेक्ट्रिसिटी दिमाग में बहती है, वहाँ पे कुछ स्पार्किंग हो रही है। हम उसको दवाइयों से प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं कि वो स्पार्किंग बड़ी ना हो जाए और उसको सीजर्स ना हो जाए। तो कोई भी कारण जो दिमाग में डैमेज करता है, उससे हमको मिर्गी हो सकती है। तो उनमें से एक हेड इंजरी हमने डिस्कस किया। उसके अलावा जैसे स्ट्रोक हो गया है, किसी को लकवा मार दिया है दिमाग का, और फिर लॉन्ग रन में या कुछ हॉस्पिटल में रहते ही या कुछ समय में कभी भी किसी को, उस पेशेंट्स को भी फिट्स हो सकता है। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर, इसके अलावा जैसे किसी को सोडियम की कमी हो गई, आप डायबिटिक हैं और आपने अपनी दवाई ज़्यादा ले ली, खाना नहीं खाया, दवाई प्रॉपर ले ली, तो हाइपोग्लाइसेमिया ये भी एक कारण है फिट्स आने का। अगर आपने
कई बार बच्चे जन्म होते समय या जब प्रसव चल रहा है उसमें देरी हो गई तो छोटे बच्चे नवजात को दिमाग में कुछ परमानेंट डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से सीजर्स आ सकते हैं। तो कोई भी किसी भी तरीके का डैमेज, दिमागी बुखार, ब्रेन इन्फेक्शंस, ये भी ऐसे कोई भी चीज़ें जो दिमाग में डैमेज कर गई, ये इससे सीजर्स आ सकते हैं। और इनमें से कई कारण ऐसे हैं जिसके लिए आपको ज़िंदगी भर कम से कम 5 साल से लेकर ज़िंदगी भर आपको फिट्स की दवाइयाँ चल सकती हैं। तो चलिए ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं होशंगाबाद से, मुकेश। मुकेश जी अपना सवाल कर सकते हैं आप डॉक्टर से। हेलो जी मुकेश जी, लोकेश नमस्कार, जी बताइए। सवाल कर सकते हैं आप डॉक्टर से अपना। हाँ जी लोकेश जी कहिए। डॉक्टर पंकज जी, मेरे को ये जानना था कि अपना जो मिर्गी है और माइग्रेन, इसमें क्या दोनों का सिम्टम सेम रहता है और कॉजेज सेम है कि इसमें डिफरेंसेस है? माइग्रेन और एपिलेप्सी ये दोनों बहुत ही विभिन्न, बहुत ही डिफरेंट किस्म की बीमारियां हैं। लेकिन ऐसा देखा गया है कि कुछ रेयर टाइप्स ऑफ माइग्रेन में हमको एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सीजर्स भी हो सकते हैं। उस कंडीशन को हम माइग्रालेप्सी बोलते हैं। कॉम्प्लिकेटेड माइग्रेन के एक टाइप में एपिलेप्सी हो सकती है। लेकिन अगर आप साधारणतया देखें तो माइग्रेन अलग है और ये एपिलेप्सी अलग है। माइग्रेन एक बीमारी है जो हमेशा प्राइमरी होती है, मतलब इसका कोई डेफिनेट इटियोलॉजी या कारण नहीं होता है। अलग अलग लोग हैं जिनको माइग्रेन होता है, जिसके लिए हम कुछ जांचें करते हैं कि किसी सेकेंडरी कारण की वजह से तो हेडेक नहीं हो रहा, और बाद में हम उनको माइग्रेन डायग्नोज करते हैं। एपिलेप्सी मैंने बताया ज़्यादातर ये भी प्राइमरी और सेकेंडरी, अभी हम लोगों के अगर आपने डिस्कशन सुना होगा तो इसमें ऐसा है कि कोई ज़रूरी नहीं कि ये प्राइमरी हो, कई दूसरे कारणों की वजह से भी एपिलेप्सी होती है। तो ये दोनों अलग अलग बीमारियां हैं, इसको कंफ्यूज मत कीजिए। हाँ, लेकिन कुछ दवाइयां हैं जो ओवरलैप करती हैं। तो अगर कुछ मेडिसिन हैं जैसे सोडियम वैल्प्रोएट है जिससे हम माइग्रेन और एपिलेप्सी दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। टोपिरामेट ऐसी दवाई है जिससे हम दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर किसी ने कुछ ऐसी दवाइयाँ लिखी हैं तो पेशेंट ऐसा कंफ्यूज होते हैं कि मुझे फिट्स की दवाई चल रही है लेकिन मुझे माइग्रेन है, और माइग्रेन वाले पेशेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मुझे माइग्रेन है लेकिन फिट्स की दवाई चल रही है। तो ये ओवरलैप्स होते हैं, शायद ये आपके कन्फ्यूजन का कारण है, लेकिन ये दोनों अलग अलग बीमारियाँ हैं। चलिए ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर पंकज, आपने जैसे कि बताया कि मिर्गी के दौरे जिसको आते हैं वो अचानक से बेहोश हो जाता है। अगर हमारे सामने किसी को मिर्गी के दौरे आते हैं तो हमें उस टाइम क्या करना चाहिए इमरजेंसी में? जी, तो माइग्रेन मिर्गी जो है, ये इसके आप स्टेज में अगर इसको डिवाइड करें तो एक समय होता है जो सबसे कॉमन मिर्गी है कि पेशेंट अचानक उसको बेहोश हो गया और उसका शरीर कांपने लग गया, उसको झटके आने लग गए। ये यूजुअली 2 से 3 मिनट का चलता है। इसके बाद पेशेंट ढीला पड़ जाता है और वो आधे होश में रहता है। तो इस समय वो हाथ पैर हिला रहा होगा, उसका कड़क जो शरीर था वो अब ढीला पड़ गया है, और फिर फाइनली पेशेंट होश में आ जाता है लेकिन उसको हेडेक और शरीर दर्द हो रहा होता है। तो ये 3 समय में हमको अलग अलग चीज़ें करनी हैं। सबसे पहले जो नहीं करना चाहिए पहले वो समझते हैं। अगर आप रोड पे चल रहे हैं, आपने किसी को मिर्गी होते हुए देखा तो भूल कर भी उसको चप्पल सूंघाना, जूता सूंघाना, मुंह में रॉड डालना, मुंह में लोहा डालना, ये सब ना करें। ये सब पेशेंट को सिर्फ और सिर्फ नुकसान करेगा, इसको ना करें। पेशेंट जो मिर्गी का हो रहा है, इसको आपको चाहिए कि उसकी हेल्प करें, उससे दूर मत भागें। ये कोई भूतिया चीज़ नहीं है, ये कोई डरने वाली बात नहीं है। तब अब करना क्या है, तो आप जब पेशेंट को झटके आ रहे हैं तो उसका शरीर और उसका दिमाग दोनों उसके कंट्रोल में नहीं है। तो ये झटके जो हैं वो कंट्रोल नहीं कर सकता है, और इस बीच अगर कोई तेज़ धारदार चीज़ उसके आसपास रखी हुई है तो उस पर अपना हाथ चला जाएगा तो उसको चोट लग जाएगी, उसका शरीर चला जाएगा तो उसको चोट लग जाएगी। तो ऐसी कोई धारदार चीज़ है तो सबसे पहले उसको हटाएं। अगर वो गाड़ी चला रहा है, अगर वो ऐसी जगह पे बैठा हुआ है जहाँ से गिरने के बाद उसको चोट लग सकती है, तो उसको सेफ करें। तो पेशेंट को सेफ करें। आग के पास है तो उसको दूर खींच लें, स्विमिंग कर रहा है तो उसको पानी से बाहर निकाल लें। तो सबसे पहले पेशेंट को सेव करें। उसके बाद आप देखेंगे कि पेशेंट जब ढीला पड़ गया तो वो अभी वो पूरे होश में नहीं आया है।
इस समय उसको ज़रूरत, उसका बहुत ज़्यादा थूक निकल रहा होता है, लार निकल रहा होता है, तो उस समय आपको पेशेंट को कोशिश करना है कि एक करवट लिटा दें और उसका मुंह अगर खुला रहेगा तो अच्छी बात है, उसको उसका जो लार उसके शरीर में मुंह में बन रहा है वो बाहर निकलने लगेगा। ये जो लार है अगर वो गलती से अपने मुंह से सांस की नली में चला जाता है तो पेशेंट को नुकसान कर सकता है। तो आपको दूसरा स्टेज जो है जिसमें आदमी ढीला पड़ गया है उसमें ऐसा करना है, और जब तक पेशेंट होश में ना आ जाए तब तक वहाँ पे रहना है। ये होश में आने का समय 10 मिनट से लेके 1 घंटा होता है, तो इस तक आपको पेशेंट को मॉनिटर करना है। अगर आपने देखा कि ये जो झटके वाला फेस, जो पहला वाला फेस है जिसमें पेशेंट लगातार अकड़ रहा है, अगर ये 2 से 3 मिनट में ख़त्म नहीं हुआ तब आपको इसको हॉस्पिटल ले जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कई बार एपिलेप्सी के पेशेंट्स अपने साथ कुछ दवाइयाँ लेके चलते हैं जिसमें से एक स्प्रे होता है। अगर आप देखें, अगर आप पेशेंट के बारे में नहीं जानते हैं तो उसकी पॉकेट्स में कई बार ये मिडा स्प्रे या कुछ स्प्रे होता है जिसको आप डालें उनके नाक में तो सीजर्स को रोक सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, सीजर्स खुद ही रुक जाता है, लेकिन आपको एम्बुलेंस को बुलाना या उसको तुरंत किसी अस्पताल में ले जाने का सोचना शुरू कर देना चाहिए अगर ये तान वाली स्टेज जो है 2 से 3 मिनट के ऊपर हो गई है। बिल्कुल, सत्येंद्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ पन्ना से कॉलर। सत्येंद्र जी, आप सवाल कर सकते हैं डॉक्टर से अपना। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची बाय बर्थ जो है ये ईजी की डिस्टर्ब हुई थी और ट्रीटमेंट चला था, अभी भी ईजी में निकल रहा है, नॉर्मल रिकॉर्ड शोइंग इंटररेक्टल स्टेट ऑफ जनरलाइज फीवर। और दूसरे न्यूरो फिजिशियन से भी मैंने संपर्क किया था तो उन्होंने ईजी में लिखा कि ईजी वो आज रिकॉर्डेड विद स्टैंडर्ड 10 to 20 सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट ऑन डिजिटल ईजी मशीन। तो सर, एक डॉक्टर जो है क्लोबाजाम कंपोजिशन दिया, दूसरा डॉक्टर ने बंद कर दिया कि ईजी नॉर्मल, कि कभी इसको फिट नहीं आए, इंटरनल फिट ऐसे बता रहे हैं। ऐसे स्थिति में हम कंफ्यूज हैं कि ये न्यूरो फिजिशियन का कौन सा ट्रीटमेंट लें। ये 4 साल से चल रहा है सर, अभी 15 साल से ट्रीटमेंट ले चुकी है। तो उसको फिट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? अभी कुछ नहीं आ रहा है सर, कोई फिट्स वगैरह नहीं। अगर आप तो देखिए, उनको उनका ये देखना पड़ेगा कि फिट्स आने का कारण क्या रहा है। अगर उनको एमआरआई में कोई प्रॉब्लम नहीं है और कई साल तक फिट्स नहीं आए हैं तो फिर हम फिट्स की दवाइयों को धीरे धीरे बंद कर सकते हैं। इसमें कई बार मैंने इस प्रोग्राम में अभी भी डिस्कस किया कि जो मिर्गी का कारण अगर टेम्पररी है तो उसको ज़िंदगी भर दवाई चलाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपकी बच्ची में कोई टेम्पररी कारण रहा होगा और जो आप दवाई बता रहे हैं ये एक दवाई है जो कि ईज़िली विड्रॉ की जा सकती है। अगर आपने 3 से 5 साल दवाई ले ली है तो ऐसा नहीं कि इसके बाद सीजर्स नहीं होंगे, लेकिन दवाई को आप जैसे बता रहे हैं बहुत साल हो गए फिट्स नहीं आए हैं तो उसको सेफली धीरे धीरे विड्रॉ किया जा सकता है। तो चलिए चर्चा करेंगे। डॉक्टर पंकज, मिर्गी होने के कारण क्या हैं वो आपसे जानना चाहेंगे आप हम। हाँ, मिर्गी होने के कारण हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किए, जिसमें हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब अनुवांशिक कारण, और अनुवांशिक के साथ साथ कुछ जेनेटिक कारण जो कि पेरेंट्स में नहीं थे और अचानक आपके अंदर आ गए, आपके कुछ जेनेटिक चेंजेस हुए बर्थ के समय, तो ये हो गया प्राइमरी कारण। और सेकेंडरी कारण वो जिसमें किसी को हेड इंजरी हुई, किसी को हेड ट्यूमर हो गया है, किसी को लकवा हो गया है, या फिर हाइपोग्लाइसेमिया, सोडियम की कमी हो गई है, तो ये सारे उसके सेकेंडरी कारण हैं। तो ये हम कारण डिस्कस कर चुके हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर पंकज, मिर्गी के मरीज को मिर्गी के दौरे ना हो या कम हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? जी, अगर कोई पेशेंट मिर्गी से ग्रस्त है और उसको मिर्गी की दवाइयाँ चल रही हैं तो सबसे पहली चीज़ वो जो उसको करनी चाहिए वो है कि दवाइयाँ ना बंद करें। अगर वो दवाइयाँ बंद करेगा या दवाइयों की डोज को 1 दिन 2 दिन किसी कारणवश छोड़ देगा तो मिर्गी आना निश्चित है। आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। दवाइयों को रेगुलरली लें, जो डॉक्टर ने डोज बताई है उसको रेगुलरली लें। दूसरी चीज़, जब आप किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई और प्रॉब्लम लेके जाते हैं, तो उस डॉक्टर को बताइए कि मुझे मिर्गी है, मेरी ये दवाइयाँ चल रही हैं। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे डॉक्टर ने दवाइयाँ शुरू की, उनके साथ इंटरेक्शंस हुआ, आपकी जो फिट्स की दवाइयाँ चल रही हैं और वो उसकी मात्रा कम हो गई शरीर में और फिट्स आ गए।
तीसरी चीज़ आपको करनी चाहिए कि इसका एक टाइम फिक्स कर लें कि मैं इस टाइम से इस टाइम खाऊंगी या खाऊंगा, और उस टाइम को रेगुलर करें, क्योंकि अगर आप उसको डिले करते हैं 15-20 मिनट, 1 घंटा 1.5 घंटा चलेगा, लेकिन अगर आप उसको 2-3 घंटा डिले करेंगे तो फिर सीजर्स आने के रिस्क रहेंगे। ये दवाई जो है बहुत लिमिटेड टाइम के लिए काम करती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी दवाई आप ले रहे हैं, तो उसको एक टाइम के साथ, रेगुलरिटी के साथ लें। एक और चीज़ जो हमें करनी चाहिए कि रात में अपनी नींद नहीं ख़राब करनी चाहिए। एक स्वस्थ नींद 8 घंटे की, 6 से 8 घंटे की हो, क्योंकि अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड रहेंगे, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हुई है, तो दवाई लेते हुए भी आपको फिट्स आने का संभावना बना रहेगा। तो जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लंबा ट्रैवल, रात की ट्रैवल, तो उनको चाहिए कि अपना ट्रैवल इस तरीके से प्लान करें कि उनकी नींद ना गड़बड़ हो। ये बहुत ज़रूरी है। बच्चे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो वो लेट नाइट तक पढ़ाई करते हैं, स्लीप डिप्राइव हो जाते हैं, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए कि उनकी स्टडीज़ टाइमली हो जाएं, उनको रात में ना जगना पड़े। तो स्लीप डिप्राइवेशन जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है उस बार बार फिट्स आने का, वो नहीं होगा। रेगुलर अपने डॉक्टर से मिलते रहें। कई बार जैसे जैसे आपकी एज बढ़ रही है, आपका वज़न बढ़ रहा है, वैसे वैसे दवाई की डोजेस को चेंज करने की या बढ़ाने की नौबत आती है। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़ रहे हैं मुकेश बड़वानी से। मुकेश जी, अपना सवाल कर सकते हैं आप डॉक्टर से। हेलो जी मुकेश जी, कहिए। सर, मैं लोकेश बोल रहा हूँ सर, लोकेश राठौर। बताइए। हाँ सर, जैसे कि कभी कभार फीट या मिर्गी आती है तो उसमें मुंह में छाग आ जाता है, थोड़ा हल्का सा ब्लड टाइप आ जाता है। हाँ हाँ। तो सर उसको ऐसा 3-4 बार हो चुका है सर। अच्छा। तो सर उसके लिए 1-2 बार हम हॉस्पिटल भी ले गए हैं, और अभी जो उनकी गोलियां चल रही है इंसुलिन 100 थे। हाँ हाँ। तो सर उसके बाद कभी ज्यादा झटके आ जाते हैं कभी कभार, मतलब महीने 2 महीने में। हाँ हाँ। तो सर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी, तो देखिए, किसी को अगर मिर्गी आ रही है और उसके लिए दवाई चल रही है, तो इसके 2 कारण, मिर्गी दवाई पर भी आई जा रही है तो इसके 2 कारण हो सकते हैं कि हमें दवाई को ऑप्टिमाइज़ करना है या जो भी बीमारी है उसको कंट्रोल करना है। तो मान लीजिए किसी को ब्रेन में ट्यूमर है और उसको हमने एक दवाई शुरू की, धीरे धीरे वो ट्यूमर का साइज़ बढ़ता चला गया, तो उसको फिट्स आने की संभावना भी बढ़ती चली जाएंगी। तो हमको आपके केस में एप्सोलिन जो आप ले रहे हैं 100 mg, अगर आप उसकी यूजुअल डोज है दिन में 3 बार लेना, अगर आप उसको कम डोज में ले रहे हैं तो उसको सही डोज में लीजिए, और अगर एक दवाई से नहीं कंट्रोल हो रहा है तो हो सकता है हमको एक और डोज ऐड करनी पड़े आपके बेटर सीजर कंट्रोल के लिए। कई बार ऐसा होता है कि एक दवाई सीजर, एक फिट्स जो है या मिर्गी जो है, एक दवाई से नहीं कंट्रोल हो रही, उसको हमको 2 दवाइयाँ या 3 दवाइयों से कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी। कई बार ऐसा भी होता है, कुछ बीमारियां हैं जिसमें जो आप दवाई ले रहे हैं एप्टॉइन, वो सही दवाई ना हो। जैसे प्राइमरी जनरलाइज्ड एपिलेप्सी एक कंडीशन है जिसमें एप्टॉइन सही दवाई नहीं है, उस समय आपको दूसरी दवाई भी चेंज करने की नौबत आ सकती है। तो आप अपने डॉक्टर से बाकी सारी रिपोर्ट्स के साथ, आपके डॉक्टर्स ही उसको डिसाइड कर पाएंगे कि उसका क्या कारण है, और अगर ज़रूरत रही तो उसको एक और दवाई बढ़ाएंगे। तो चलिए चर्चा आगे बढ़ाएंगे हम। डॉक्टर पंकज, क्या इसका इलाज दवाइयों से संभव है या फिर इसके लिए कई केसेस में हमें ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं डॉक्टर्स को? जी सुमित, ऐसा है कि ये इस कंडीशन का इजीली कंट्रोल है। बहुत सारे हमारे पास हिस्ट्री में एग्जांपल्स हैं कि उनको हमने दवाइयों से बहुत अच्छा कंट्रोल किया और वो आगे चल के बहुत बड़े साइंटिस्ट या नेता या अपने कैरियर में बहुत आगे बढ़े। तो इसको इजीली कंट्रोल मेडिसिन से ही किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमको इसके लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ जाती है, और सर्जरी की ज़रूरत उन केसेस में पड़ती है जहाँ पर ये दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रहा है, जहाँ पे आपको 3 या 4 दवाइयाँ देनी पड़ रही हैं, दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट शुरू हो गए हैं। तो इन केस तो आपके डॉक्टर्स जो होते हैं वो आपका न्यूरो इमेजिंग करते हैं, ईजी करते हैं, वीडियो ईजी करते हैं, और देखते हैं कि आपका जो फिट्स है वो दिमाग में एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा है, क्या एक है जगह या 2 जगह हैं जहाँ से बार बार फिट्स आ रहे हैं। तो ये कुछ टेस्ट करा के हम उसको
लोकलाइज करते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ से आ रहा है, और अगर ये बीमारी लोकलाइज हो जाती है कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये दिमाग में इस हिस्से से आ रहा है, तो हम उसको ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं। तो ऐसे केसेस को हम ईज़िली सर्जरी से कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके बाद हमारी दवाइयों की डोज कम हो जाती है, और कुछ केसेस में दवाइयाँ बंद भी हो जाती हैं। तो मेडिसिन्स के अलावा हम सर्जरी भी कर सकते हैं। कुछ रेयर केसेस ऑफ एपिलेप्सी में जहाँ पे सीजर्स फिर भी नहीं कंट्रोल हो रहे, तो कुछ और डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, वेगल नर्व स्टिमुलेशन करके कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी शेयर करने के लिए। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, और साथ ही बताएंगे उसके उपाय। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।